हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें आपको एक वैम्पायर और एक ब्लाइंड गर्ल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा के स्टार्टिंग में ही हमारे वैम्पायर हीरो शेन के साथ होती है, जो कि हमें अपनी स्टोरी बता रहा होता है। बचपन में उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो बिना खून पिए जिंदा नहीं रह सकता था, और उसकी दादी उसे बचाने के लिए अलग अलग जगह उसे लेकर जाकर रहने लगती थी, और उसे जिंदा रखने के लिए वो मुर्गी के खून का इंतजाम किया करती थी। और शेन बताता है कि ऐसे ही कई साल बीतते गए, पर अब वो अकेला हो चुका है और उसकी कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बची, और अब उसकी एक ही विश है कि उस पर्सन को ढूंढना जिसने उसे ऐसा मॉन्स्टर बनाया है, और दूसरा ये कि अपने भाई जी चैन को ढूंढना। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मी फैमिली में कोई पार्टी चल रही है जहाँ पर इस सिटी के सभी रिच फैमिलीज आए हुए होते हैं। हम हमारे ड्रामे के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम मिलान है। वो मी फैमिली की बड़ी डॉटर है और वो ब्लाइंड है, और हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर काफी चोट के निशान है, और ये सारी चोटें उसे उसकी मॉम ने दी होती है। और मिलान को अपने मॉम डैड की झगड़े की आवाज आ रही होती है, और हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके डैड से इस बात पर झगड़ रही होती है कि मिलान के डैड ने अपनी सेकंड वाइफ को घर लेकर आए हैं और उसके बेटे के नाम पर पार्टी रखी है। तो मिलान के डैड कहने लगते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मिलान एक लड़की है और ऊपर से वो ब्लाइंड भी है, इससे अच्छा ये होता कि वो होती ही ना। ये सुनकर मिलान की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मिलान ब्लाइंड है इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। इस बात पर वो उनसे काफी झगड़ा कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है, वो भी इस पार्टी में आ जाता है और वो सभी लोगों को हेलो वगैरह कर रहा होता है, और यहाँ मिलान को इतनी दूर से भी आवाजें सुनाई दे रही होती है। शेन के बारे में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ब्रेव है, उसकी न्यूज एजेंसी है और वो किसी भी रिच लोगों के बारे में सच्ची न्यूज फैलाने से डरता नहीं है और बिंदास उनके बारे में न्यूज छाप देता है। लेकिन लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत वियर्ड भी है। लोगों ने उसके बारे में रूमर सुने हैं कि वो खून पीता है। अब मिलान को यहाँ एक और बंदे की आवाजें आ रही होती है जो कि कार में बैठा होता है और शेन से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। उस बंदे का नाम ली है और ये सोच रहा होता है कि शेन से जब मिलेगा और वो उसे बोलेगा कि उसे जितने पैसे चाहिए वो ले लेकिन उनके खिलाफ कोई भी गलत न्यूज ना डाले। उतने में ही ली का असिस्टेंट बताने लगता है कि शेन यहाँ पर पहुँच चुका है, क्या हमें अभी उसे मार देना चाहिए। लेकिन ली इसके लिए मना करता है, कहता है चीफ ने तो हमें ऑर्डर दिया है उसे मारने का, लेकिन अगर वो कुछ पैसे लेकर मान जाता है और अगर हमारे खिलाफ न्यूज ना डालने के लिए मान जाता है तो ये उसके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। तो पहले मैं उसे बात करके देखूंगा, अगर वो नहीं माना तो हम उसे मार डालेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली पार्टी में आ जाता है और उसकी नजर शेन पर ही होती है, और साथ ही साथ वो ये भी सुनता है कि लोग उसे देखते ही उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। एक्चुअली ये सभी उसके बारे में न्यूज पढ़ चुके हैं कि वो कितने सारे गलत काम किए हैं और वो किस नेता के लिए काम करता है जो कि लोगों को दबा के रखता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लोगों को मार देता है। और दूसरी तरफ सभी लोग पार्टी में मिलान के मॉम डैड की झगड़े की आवाज सुन रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उन पर। और फिर यहाँ पर मिलान के डैड आकर अपने मिस्ट्रेस के साथ अपने बेटे का भी फेस दिखाते हैं और अनाउंस करते हैं कि उनका बेटा आ चुका है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर हम शेन को देखते हैं, उसे कुछ आवाजें आ रही होती है, उसे सुनाई दे रहा होता है कि मिलान की मॉम कैसे उसे मार रही है और उसे कह रही होती है कि मुझे तुम्हें पैदा ही नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। ऐसा बोलकर ये मिलान को बहुत ज्यादा मारे जा रही होती है। सब सुनकर शेन यहाँ से जाने वाला होता है। उतने में ही लिन उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पास माचिस जलाकर आता है, पर हम देखते हैं कि शेन तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शेन माचिस जलाता है और उस माचिस की स्टिक को वो मैजिक से उस मिलान की मॉम तक पहुँचा देता है। वो स्टिक मिलान की मॉम के हाथ के आर पार हो जाता है। वो भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया होगा, और यहाँ पर शेन ये सुनकर बहुत हंस रहा होता है। सारे मेड आकर जल्दी से मिलान की मॉम को दवाई लगाने के लिए लेकर जाते हैं, और इतनी मार खाने के बाद मिलान की हालत तो बहुत खराब हो गई थी। और दूसरी तरफ ली शेन को ढूंढता हुआ उसके पास चला जाता है, और जैसे ही वो शेन से कुछ बात करने वाला होता है तो शेन फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, और इस वजह से ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपने लोगों को शेन को मारने का इशारा करता है और अपने चीफ को भी कॉल करके बता देता है कि शेन मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसीलिए वो प्लान के हिसाब से ही उसे जान से मारने वाला है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ली के गार्ड्स शेन को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। वो बीच रास्ते में ही कार से शेन को उड़ाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, और शेन गार्ड से पूछता है कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है। ये लोग शेन को गोली से मारते हैं, फिर भी शेन को कुछ भी नहीं होता, और इन सबसे उल्टा वो तुरंत ही इन सब लोगों को मार देता है। और ये सब कुछ देखकर ली का असिस्टेंट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, और वो तुरंत ही सामने आकर शेन के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है, और इतनी सारी गोलियां खाने की वजह से शेन नीचे गिर जाता है। और ली का असिस्टेंट 2 बार इसके ऊपर गाड़ी चलाकर और यहाँ से चला जाता है ताकि शेन पूरी तरीके से मर जाए। शेन को मार देने के बाद असिस्टेंट ली के पास पहुँच जाता है और उसे सारा
सारा इंसिडेंट समझा देता है और उसे कहने लगता है कि दोनों गार्ड्स को उसने मार दिया। तो ली कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ, वो तो बिल्कुल अकेला था, उसने ऐसे कैसे मार दिया। तो वो कहने लगता है कि मिस्टर ली ये तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली देखा जाए तो वो मंजर भी बहुत ही ज्यादा डरावना था। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे कार से हिट कर दिया तो भी उसे कुछ भी नहीं हुआ और तो और फोरहेड पर गोली लगने के बावजूद भी उसने दोनों गार्ड्स को मार डाला। पर ली को तो ये सब बिलीव ही नहीं हो रहा होता है, पर असिस्टेंट कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि उसने सच में ऐसा किया है। तो ली कहने लगता है कि जाने दो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ कि वो मरा कि नहीं। असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर ली आप इसकी फिक्र मत करो, मैंने उसे पूरी तरह से मार दिया है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर ली बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ली को न्यूज मिलती है कि शन की बॉडी तो उन्हें मिली ही नहीं कहीं पर। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने उसे मार दिया है, तो आखिर उन लोगों को उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर 3 बार गाड़ी चलाई और वो पूरी तरह से मर गया था। तो ली उसे कहने लगता है कि वो मर गया तो हमें उसकी बॉडी मिलनी चाहिए ना, तुम्हें बताओ मैं चीफ को क्या बताऊंगा। तो असिस्टेंट कहता है कि आप मेरा वेट करो, मैं उसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये कहकर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हम मिलान को देखते हैं जो अपने घर से चुपके से भाग गई होती है और वो रास्ते में कोई जगह ढूंढ रही होती है जहाँ पर वो शांति से मर सके, पर उसे कोई भी सही जगह मिल नहीं रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि आखिर मैं कहाँ पर जाकर मरूं। और हम ली को भी देखते हैं, वो भी अपने कार से शन की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल गया होता है और सोचने लगता है कि अगर वो मर गया तो आखिर उसकी बॉडी जा कहाँ सकती है। और फिर हम देखते हैं कि मिलान एक खंडर वाली जगह पर आ जाती है और सोचते हैं कि उसे यहाँ पर अब कोई भी ढूंढ नहीं सकता और वो शांति से मर जाएगी। और उतने में ही यहाँ पर मिलान को किसी के दर्द में होने की आवाजें आती है और वो पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर कौन है। तो शन कहने लगता है कि तुम कुछ जो भी हो मेरे पास मत आना। और मिलान तो खून की स्मेल सूंघते ही यहाँ पर आ जाती है। शन उसे पूछता है कि क्या तुम ब्लाइंड हो। मिलान कहती है कि हाँ और वो उतने में ही गलती से उसके ऊपर गिर जाती है और खून की स्मेल से उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। तो शन कहता है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, कोई मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है और मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी, मेरे फ्रेंड को कॉल करके यहाँ पर बुला लो, वो मेरी जान बचाएगा। तो मिलान कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे मदद मांग रहे हो, मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं तुम्हारी क्या ही हेल्प कर पाऊंगी। तो शन कहता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई है भी नहीं और कम से कम तुम्हारी हालत मेरे से तो बेहतर ही है, तुम तो जिंदा हो पर मैं तो मरने वाला हूँ यहाँ पर। तो मिलान शन को बताती है कि एक्चुअली मैं तो यहाँ पर मरने के लिए ही आई हूँ। तो शन कहने लगता है कि क्या तुम थोड़ी देर बाद मर सकती हो, पहले तुम मेरी जान बचा लो उसके बाद फिर मर जाना। तो मिलान भी इसके लिए हाँ कह देती है। तो फिर शन इसको बताने लगता है कि क्या तुम किड्स हॉस्पिटल जानती हो, वहाँ पर मेरा फ्रेंड डॉक्टर है और उसका नाम वेलान है, तुम्हें कहीं से भी किड्स हॉस्पिटल का नंबर मिल जाएगा और तुम मेरे फ्रेंड को कॉल करके बता देना कि वो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ जाए। यहाँ पर बहुत ऐसे बंद पड़े हुए टेम्पल्स नहीं है तो वो मुझे आसानी से ढूंढ लेगा, पर याद रखना इस बारे में किसी को भी बिल्कुल मत बताना, क्योंकि मेरे फ्रेंड वेलान के अलावा किसी और ने मुझे यहाँ पर ढूंढ दिया तो मैं मर जाऊंगा, और ना ही इसके बारे में किसी और को बताना। तो मिलान इसके लिए मान जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम यहीं पर रहने वाले हो। तो शेन कहने लगता है कि मेरे पैर टूट गए हैं और मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। तो मिलान इसे अपने जैकेट से कवर कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम मरना मत। ये कहकर वो यहाँ से बाहर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि मिलान जब रास्ते में जा रही होती है तभी ली अपने कार से जाते हुए उसे देख लेता है। उससे पूछता है कि मिस आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जिसके बाद ली कार से बाहर निकलता है और मिलान को देखते हुए कहने लगता है कि तुम तो ब्लाइंड हो, देखो मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर इतनी रात में तुम ऐसे अकेले घूमोगी तो तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, तो बताओ तुम कहाँ पर रहती हो। तो मिलान उसे बता देती है कि मैं मी फैमिली की डॉटर हूँ। ये सुनकर ली उसे कहने लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे घर की पार्टी से बाहर आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम इतनी रात को ऐसे बीच रास्ते में क्यों घूम रही हो और तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे आ गई। तो मिलान बताती है कि मेरी मम ने मुझे मारा है इसलिए मैं बाहर आ गई थी। तो ली उसे पूछने लगता है कि तुम्हारी मम ने तुम्हें क्यों मारा है। मिलान कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मेरी मम इस वजह से अपसेट थी कि मेरे डैड ने मेरे हाफ ब्रदर के लिए पार्टी अरेंज की है। तो लिन कहता है कि लेकिन तुम्हें ऐसे इतनी रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था, सोचो अगर तुम्हें कोई बुरा पर्सन मिल जाता तो वो तुम्हें उठाकर कहीं लेकर जाता, अभी मेरे कार में बैठो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मिलान कहती है कि अंकल ली आपका थैंक यू, ये बोलकर वो कार में आकर बैठ जाती है और ली उसे उसके घर तक लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें मुझे अंकल कहने की जरूरत नहीं, मैं तो तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ। तो मिलान उसे हाँ करती है और थैंक यू कहकर अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिलान की मेड उस पर गुस्सा कर रही होती है कि वो घर से ऐसे बिना बताए कैसे चली गई, अगर उसकी मॉम को पता लग जाता तो वो उसे फिर से मारती। तभी मिलान अपने मेड से पूछती है कि क्या डॉक्टर रात में हॉस्पिटल में काम करते होंगे।
है। मेड कहती है कि रात में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहाँ काम करते होंगे और वैसे आप हॉस्पिटल नहीं जा सकती। अगर आपके मॉम को पता लग गया तो वो फिर से आपको मारना शुरू कर देगी। और फिर मेड मिलान का बेड रेडी करने के लिए चली जाती है और मिलान अपने हाथ धोने लगती है। उसके हाथों में शन का खून लगा हुआ होता है और हाथ धोने के बाद वो उसी पानी से अपना मुंह धोती है और तभी पता नहीं शन के खून में क्या जादू होता है, मिलान को सब कुछ दिखने लग जाता है। शॉक होकर वो अपने पूरे रूम में इधर उधर देखने लगती है। उसे उसकी मेड आंटी भी दिखती है। ये सब कुछ देखकर तो मिलान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है ये देखकर कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, उसे कैसे दिखाई देने लग गया सब कुछ। पर फिर कुछ ही सेकंड्स में उसे वापस से दिखना बंद हो जाता है। अब वो फिर से शॉक हो जाती है कि वो वापस से नहीं देख पा रही है। मेड आंटी भी ये देख लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो मिलान कहती है कि कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेड आंटी कहती है कि कुछ हो तो मुझे बताना, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर मिलान तो सोच में पड़ जाती है कि उसे कैसे दिखाई देने लग गया था। और फिर मॉर्निंग होते ही मिलान चुपके से अपने घर से निकलकर किड्स हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि क्या डॉक्टर वेलान यहीं पर काम करते हैं, मुझे उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। फिर हम शन के फ्रेंड वेलान को देखते हैं जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन है। और जैसे ही वो अपनी सर्जरी कंप्लीट करके बाहर आता है तो नर्स उसे बताती है कि एक लड़की उससे मिलने के लिए आई है और उसे उससे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वेलान तो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कौन लड़की है, क्या वो बहुत ब्यूटीफुल है। नर्स कहती है कि वो आपके ऑफिस में आपका वेट कर रही है, आप खुद ही जाकर उसे देख लो। वेलान अपने ऑफिस में आता है और मिलान को अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना। तो मिलान कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, इसलिए पहले तुम दरवाजा बंद कर दो। और फिर मिलान इसे शन के बारे में सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वेलान कहता है कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही उसे रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगा। मिलान कहती है कि नहीं, तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा, अगर तुम लेट हो गए तो वो मर जाएगा क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चोट आई है, तुम अभी इसी वक्त अपना कार लेकर चले जाओ। तो वेलान कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं मरेगा तो नहीं मरेगा। तो मिलान मान जाती है और वेलान कहता है कि जब शन ठीक हो जाएगा तो मैं उसे लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। पर मिलान इस बात के लिए मना कर देती है, अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगी और आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और सही सलामत रहे। तो वेलान कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मैसेज मैं उसे बता दूंगा। फिर ये यहाँ से जा रही होती है और फिर रुक जाती है और इसे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में उसे बचाने के लिए जाओगे। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, मैं उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ। जिसके बाद मेलान इसके क्लोज जाकर इसे अच्छे से स्मेल कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें याद कर लिया है, अगर तुम उसे बचाने के लिए नहीं जाओगे तो मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। ये कहकर मेलान यहाँ से चली जाती है। रात में हमें दिखाया जाता है कि शन का फ्रेंड वेलान उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और फिर उसकी सर्जरी चालू कर देता है। दूसरी तरफ ली और उसके बॉडीगार्ड्स परेशान हो रहे होते हैं कि शन की बॉडी अभी तक नहीं मिली है और बिना बॉडी के वो प्रूफ कैसे करेगा कि शन मर गया है और अपने बॉस को कैसे बताएगा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो शन की बॉडी को ढूंढते रहे और उसके घर पर भी नजर रखे। ये सुनकर असिस्टेंट और बाकी के बॉडीगार्ड भी यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि मिलान की मॉम को ये पता लग गया होता है कि रात में वो बाहर गई थी, इसलिए वो फिर से मिलान के पास आकर उसे मार मार कर उस पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसकी वजह से ही उनकी फैमिली खराब हो गई है और उसके डैड ने एक नई मिस्ट्रेस लेकर आई है। उसे मारते हुए कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और फिर से मिलान को मारने के बाद मिलान की मॉम यहाँ से चली जाती है। मेड आंटी उसे उठने में हेल्प करती है, जिसके बाद मिलान विंडो खोलकर शन के बारे में ही सोच रही होती है, क्या वेलान ने उसे अभी तक ठीक किया होगा या नहीं। फिर हम देखते हैं कि शन को फाइनली 20 घंटे बाद होश आ जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड वेलान से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तो वेलान कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ डील कर लेते हैं। शन कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, जिसके बाद वेलान शन के लिए खाना लाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम लियो और उसके आदमियों को देखते हैं। यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में भी गुंडागर्दी कर रहा होता है। अगर किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो वो जबरदस्ती उनके साथ मारपीट करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ही लेता है। इसलिए लिन का नाम बहुत ही ज्यादा खराब है और क्योंकि शन ने इनके बारे में न्यूज़पेपर में बता दिया होता है, इसीलिए ये लोग इसे बहुत ही चिढ़ रहे होते हैं। और मिलान के घर के पार्टी में भी यही आदमी ज्यादा इसके बारे में बात कर रहा होता है, इसलिए लिन इसको धमकाता है और कहीं ना कहीं उसे सबक भी सिखाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन के पास उसका फ्रेंड वेलान आ जाता है और शन को बताता है कि जिस गाड़ी ने उसे हिट किया था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लिन की गाड़ी थी। ये सुनने के बाद शन वेलान से कहता है कि मैं तो इस आदमी को जानता ही नहीं। तो वेलान कहता है कि ऑफ कोर्स तुम इसे जानते नहीं होंगे, एक्चुअली तुम्हारी एजेंसी ने जिस मिस्टर जी के बारे में न्यूज फैलाई थी कि वो लोगों को बुली कर रहा है और उनको मारता है, ये मिस्टर ली उसी के लिए काम करता है और ये एक गैंगस्टर है। तो शन कहता है कि आप समझ आया कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि इनके बारे में मेरे न्यूज एजेंसी ने सच बताया है। तो वेलान कहता है कि अच्छा हुआ तुम लकी थे, एक ब्लाइंड लड़की
लड़की ने तुम्हारी हेल्प की और मुझे टाइम पर तुम्हारे बारे में मैसेज पहुंचा दी। सोचो, ब्लाइंड होकर भी उस लड़की ने हॉस्पिटल आकर मुझे ढूंढा और ये कितनी बड़ी बात है। शन तो ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वो सच में खुद ही हॉस्पिटल आई थी। तो वेलान कहता है कि हाँ, और उसने मुझे ये भी बोला है कि हम दोनों मिलकर उसके घर में थैंक यू बोलने के लिए ना जाए, वरना उसकी मॉम उसे और भी ज्यादा मारेगी। ये सुनकर शन कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो लड़की ब्लाइंड थी। मैंने उसे तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए बोला और भूल ही गया कि वो नंबर कैसे देखेगी, और मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं था, पर फिर भी उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो इससे पता चलता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात में मिलान अपने रूम की खिड़की बंद करने के लिए जा रही होती है और तभी इसे शन की स्मेल आती है और वो उससे पूछती है कि मिस्टर शन, क्या तुम यहाँ पर हो? तो शन कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया? तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी स्मेल याद थी, शुक्र है कि उस डॉक्टर ने मुझसे झूठ नहीं कहा और तुम जिंदा और सही सलामत हो। तो शन कहता है कि हाँ, तुमने मेरी जान बचा ली। तो मिलान कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट आई थी ना, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? शन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिर मिलान उसे टच करके उसे चेक करना चाह रही होती है। शन उसके पास आकर उसका हाथ अपने फेस पर टच करवाता है। फिर मिलान इसका फेस टच करके कहती है, तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारी आधी जिंदगी मेरी है, इसलिए तुम अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना। शन कहता है कि ठीक है, मेरी आधी जिंदगी तुम्हारी है ना, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा और मेरा नाम शन है और मेरे पास बहुत पावर है, तुम फिक्र मत करना, मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिलान कहती है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें चोट कैसे पहुंचा दी? जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। शन कहता है कि मैं इस बार केयरलेस था, अगली बार से ध्यान रखूंगा। और फिर शन मिलान को फ्लावर वाला प्लांट देता है और बताता है कि इसके फूल हमेशा विंटर में ही खिलते हैं और तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर मिलान कहती है कि मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाती हूँ, इसका कैसे रखूंगी? तो शन मिलान से कहता है कि जब इसमें फ्लावर खिलेंगे ना, तभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो मिलान कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर शन मिलान से कहता है कि मेरी आधी जिंदगी तुम्हारी है ना, तो तुम एक बहुत अच्छी जिंदगी जियोगी, इस बात को भूलना मत। ये सुनकर मिलान कहती है कि हाँ, मैं याद रखूंगी। जिसके बाद शन यहाँ से चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है और मिलान बस उसके बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। जिसके बाद फिर दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और मिलान शन के बारे में ही सोच रही होती है और विश कर रही होती है कि वो उसे देखना चाहती है कि आखिर शन कैसे दिखता है। इसी के साथ 10 दिन बीत जाते हैं और फिर शन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और इसका फ्रेंड वेलान इसका अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और इसका बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है। फिर शन इस बारे में डिसाइड करता है कि वो किसी को पता चलने नहीं देगा कि वो मरते मरते बचा है। तो वेलान कहता है कि वो लोग जान भी गए तो क्या हुआ, तुम मरे थोड़ी ना। फिर हम देखते हैं कि शन के घर के बाहर ली के गार्ड्स खड़े होते हैं, कहते हैं कि हमें तो फालतू में यहाँ पर रखा गया, वो बंदा तो मर गया तो फिर यहाँ पर कैसे आएगा। उतने में ही शन अपने फ्रेंड के साथ अपने घर के बाहर पहुँच जाता है और इसका फ्रेंड कहता है कि जब ली को पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो और वन पीस में हो तो उस बेचारे की क्या हालत होगी, वो तो तुमसे पूरा डर जाने वाला है। तो शन वेलान से कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे डर जाए। ये सब देखने के बाद ली के गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शन जब खाना खाने के लिए बैठता है तो उससे नॉर्मल खाना भी खाया नहीं जा रहा होता है। ये देखकर वेलान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ और इससे पहले भी तुम इंजर्ड हो चुके हो, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ और इस बार की चोट बहुत ज्यादा भी थी, तो मुझे लगता है कि ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अब इसका मतलब ये है कि तुम नॉर्मल फूड बिल्कुल नहीं खा पाओगे और तुम्हें खून की जरूरत होगी जिंदा रहने के लिए। अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम्हारी जरूरत और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो शन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस पर्सन को ढूंढना होगा जिसने मेरी ये हालत की है। तो वेलान कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, क्या तुम उसे नफरत नहीं करते? उसकी वजह से तो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई है और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। शन कहता है कि ये सारी बातें तो उसे ढूंढने के बाद ही पता लगेगी। और नेक्स्ट सीन में ली के पास उसका असिस्टेंट आता है और ली उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि शन अभी तक जिंदा है, पर शन का असिस्टेंट ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि मैंने तो उसे पूरी तरह से मार दिया था, वो जिंदा तो नहीं हो सकता। तो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमारे गार्ड्स ने उसे आज उसके घर पर देखा है और वो जिंदा है और सही सलामत है। तो असिस्टेंट भी कहने लगता है कि बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे सच में मार दिया था और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे, अगर वो जिंदा होगा तो आप मुझे मार दो। तो ली कहता है कि ठीक है, मुझे तुम पर बिलीव है, लेकिन ये बात सच है कि वो अभी जिंदा है और तुम्हारे हिसाब से तो वो मर गया था, तो उसका जिंदा रहना कितना अजीब है ना। उतने में ली को उसकी चीफ की बेटी की कॉल आती है। जिया ली से इस बारे में पूछ रही होती है कि क्या तुम आज रात को मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगी। तो ली मना कर रहा होता है, कहता है कि मुझे तो डांस आता ही नहीं है और मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं रहूंगा, क्यों ना तुम किसी और रिच फैमिली से कोई लड़का ढूंढ लो। तो जिया कहती है कि यानी कि तुम मना कर रहे हो मेरे साथ चलने से। ली को जिया के फोर्स करने पर मानना पड़ता है और कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो जिया कहती है कि ये हुई ना बात, तो तुम 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना और आज तुम सूट पहन लेना। कॉल कट होने के बाद ली का असिस्टेंट उसे कहता है, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो अपने आप को फोर्स क्यों कर रहे हो। तो
तो ली कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, अगर मैं उसे मना कर दूं तो वो चीफ से बात करेगी। अब जाओ, अब तुम्हारा काम है शन के घर जाकर उसका इन्वेस्टिगेशन करना कि शन जिंदा है या नहीं। अगर शन सच में जिंदा हुआ और चीफ को इस बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में हो सकती है। जिसके बाद असिस्टेंट अपने काम के लिए लग जाता है। नेक्स्ट सीन में ली डांस पार्टी में पहुंच जाता है। तभी उसकी बॉस की बेटी जिया भी यहाँ पर पहुंच जाती है। तो वो पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो कहता है कि अच्छी लग रही हो। तो वो कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे फोर्स करने पर तुम यहाँ पर आ गए हो, लेकिन मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तुम आ तो गए ना। पर तुम चाहे जितने भी फिक्स स्माइल दे दो, मैं तुम्हें मेरे साथ डांस करवा कर ही मानूंगी। लिन कहता है कि लेकिन मुझे सच में डांस करना नहीं आता। पर वो तो नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और ये लिन के साथ जबरदस्ती डांस कर रही होती है। उतने में ही ली को यहाँ पार्टी में शन दिखाई देता है। ली सोचता है कि ये रियल है या फिर उसका डुप्लीकेट है, और यहाँ ये बार बार शन को ही देखे जा रहा होता है। तो जिया इसे कहती है कि तुम डांस पर फोकस करो। फिर ये जानबूझ के बेकार वाला डांस कर रहा होता है और कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, और बहाने से भाग जाता है। शन को इधर उधर ढूंढ रहा होता है। शन जानबूझकर इसे अपने पीछे ले जाता है। तो बस शन के पीछे पीछे ही जा रहा होता है, पर उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। और फिर फाइनली ली शन को ढूंढ ही लेता है। उसे पूछने लगता है कि लास्ट टाइम हम पार्टी में मिले थे, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो शन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? और कहता है कि एक्चुअली मैं बीमार था, इसलिए मैं कहीं पर गया नहीं। तो लीन पूछता है आखिर तुम्हें क्या बीमारी थी, क्या वो सीरियस बीमारी थी? तो शन कहने लगता है कि हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन मैं बच गया। ये सुनकर ली पूछता है कि मिस्टर शन आप कौन से हॉस्पिटल गए थे जहाँ का डॉक्टर इतना अच्छा था और उसने तुम्हें इतनी जल्दी ठीक भी कर दिया, वो भी इतने अच्छे से कि तुम बीमार बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तो शन कहता है कि डॉक्टर इतना अच्छा नहीं था, बल्कि मैं बहुत लकी था। तो ली कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सुना है कि मर के बचना ये तो बहुत किस्मत वाली बात है। और कहता है कि मिस्टर शन मेरी एक रिक्वेस्ट थी, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे? तो शन तुरंत ही हाँ कर देता है। तो ली बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि मैं कब से तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था, पर तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे, और फाइनली आज तुम मेरे साथ डिनर के लिए मान गए। तो चलो आज का खाना मेरी तरफ से होगा। मैं एक रेस्टोरेंट जानता हूँ जहाँ पर शांति होती है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। और शन तो तुरंत ही मान जाता है और ली तो बड़ा ही खुश हो जाता है। कहता है कि ठीक है, फिर कल रात हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो शन बीच में पैर रखकर उसे रोकता है और कहता है कि आज रात घर जाकर अच्छे से रेस्ट कर लेना, क्योंकि कल रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, और क्या पता कल के लिए तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, आज रात तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। बोलते हुए शन बहुत बड़ा स्माइल दे रहा होता है इसे, और फिर ली को यहाँ से जाने दे देता है। और यहाँ पार्टी में हम देख रहे होते हैं कि जिया शन के फ्रेंड वेलान के साथ डांस कर रही होती है। वो इतना अच्छा डांस कर रहा होता है कि जिया बहुत ही इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि तुम कितना अच्छा डांस करते हो। और वेलान से पूछता है कि क्या आपसे हम फ्रेंड होंगे? तो जिया तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि हाँ, आपसे हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर पार्टी के बाद शन और उसका फ्रेंड यहाँ से जा रहे होते हैं और वेलान उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो तो तुम्हें मारना चाहता है और कल तुम उससे मिलकर उसके साथ डिनर करने वाले हो। तो शन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, हमने तो बस नॉर्मल बातें की और डिनर की प्लानिंग करी है। देखो, अगर वो मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे रिटर्न में मारूंगा, अगर वो मुझसे सिर्फ बात करेगा तो मैं उसे बात करने के लिए तैयार हूँ। फिर शन अपने फ्रेंड की तारीफ करता है कि तुमने डांस बहुत अच्छा किया था। वेलन कहता है कि यानी तुमने मुझे डांस करते हुए देख लिया, तुम्हें पता है मैं उस जिया के साथ डांस करते हुए बहुत खुश था, लेकिन आज हम लोग पहली बार मिले थे, लेकिन कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए। शन कहता है कि अच्छा, इतनी जान पहचान हो गई है कि तुम उस लड़की का नाम भी ले रहे हो। और फिर वेलन को खुश करने के लिए ये उसे चेक दे देता है। कहता है कि तुम मेरे सेवियर हो तो इतना तो बनता ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन घर आने के बाद काफी डरा हुआ होता है और वो सारे गेट्स को लॉक करके अपने आप को रूम में बंद कर देता है। इतनी सारी प्रोटेक्शन के बाद भी जब ये लेटता है तो इसे शन की बातें याद आती है कि कल की नाइट इतनी स्पेशल होने वाली है कि तुम्हें आज रात से ही नींद नहीं आने वाली। और सच में ली बेड पर नहीं सोता बल्कि वॉशरूम में जाकर सोता है, ताकि अगर कोई इसे मारने के लिए आए तो ये बच सके। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शन के घर पर एक नया सर्वेंट काम करने के लिए आता है और हेड सर्वेंट उसे सारा काम समझा रहा होता है और उसे कहता है कि कोई भी बंद दरवाजे वाले रूम में उसे नहीं जाना है, और खास करके मिस्टर शन के रूम में तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि उतने में ही शन यहाँ पर आ जाता है और वो न्यूज़पेपर में न्यूज देखता है कि आजकल जंगली जानवर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ये न्यूज पढ़ते के साथ ही वो किसी को कॉल करके बुलाता है। दूसरी तरफ हम न्यूज पर मिलान को देखते हैं जो रेडियो पर यही न्यूज सुन रही होती है, और अब वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसका फ्लावर भी खिला हुआ होता है। और उतने में ही मेड उसके लिए नए कपड़े लेकर आती है और बताती है कि ये सब उसके डैड ने उसके लिए भेजे हैं। वो कहती है मिस, अभी भी आपके डैड आपकी बहुत फिक्र करते हैं। और दूसरी तरफ शन अपनी एम्प्लॉय से पता करवाता है उसी न्यूज के बारे में कि उन जंगली जानवरों ने कैसे किसी 3 लोगों को मार दिया है और उन 3 लोगों की बॉडी भी नहीं मिली है, इसलिए पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन बंद करवानी पड़ी क्योंकि वो तीनों मर गए और उनका पूरा खून ले लिया गया था। और ये सब जानने के बाद शन को ऐसा लगता है कि कहीं इसके पीछे उसका भाई का हाथ
हाथ तो नहीं है। वो सोचता है कि अगर इन सबके पीछे उसी का हाथ है तो कैसे भी करके उसे रोकना होगा, क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे इनोसेंट लोगों को मारते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेलान की मॉम उसके रूम में आती है और उसके हाथ में ये प्लांट देखकर उससे पूछती है कि आखिर उसे ये प्लांट किसने दिया। और फिर मेलान की मॉम उससे ये प्लांट छीनने की कोशिश कर रही होती है, पर मेलान नहीं दे रही होती है। मेलान की मॉम उसे मारने लगती है। मेलान नीचे गिरती है और उसकी मॉम प्लांट को नीचे गिराकर उसे तोड़ देती है। और ये देखकर मेलान अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगती है, तो उसकी मॉम उसे रूम में बंद कर देती है और मेड से कहती है कि अब ये लड़की बाहर नहीं निकलनी चाहिए और कोई भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा। और फिर मेलान यहाँ पर इस पॉट को उठाकर रो रही होती है और फिर मेलान अपने सारे बालों को ही कट कर लेती है ताकि उसकी मॉम दोबारा से मारते टाइम पर उसके बाल न खींच पाए। और दूसरी तरफ ली के चीफ को ये न्यूज मिल जाती है कि आज रात ली मिस्टर शेन से मिलने वाला है और शेन अभी तक जिंदा है। चीफ को ये बात सुनकर बड़ी शॉक लगती है, क्योंकि ली ने उन्हें बताया कि शेन तो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन वो रेस्टोरेंट पहुंच चुका है जहाँ पर ली ने उसे बुलाया था। ली उसे देखते हुए सोचता है कि ये अपने साथ कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं लेकर आया, या ये बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है या बहुत ही ज्यादा चालाक। और फिर ली यहाँ पर इसका वेलकम करता है और इसे अंदर लेकर जाता है और अपने गार्ड्स को बाहर ही रहने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि ली शेन को वाइन सर्व करने लगता है और उसे वाइन पीने के लिए कहता है। तो शेन कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूँ, मैं दोबारा से जहर नहीं पी सकता। कहता है कि मैंने इस वाइन में कुछ मिलाया नहीं है और उसे पीकर दिखाता है। कहता है कि देखो इसमें सच में कुछ नहीं मिलाया। फिर शेन अपना सिगरेट निकालता है पीने के लिए। ली सिगरेट को जलाने में उसकी हेल्प करता है और कहता है कि देखो हम दोनों के बीच तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ और तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शेन हंसने लगता है। इसे हंसता हुआ देखकर ली भी हंसने लगता है। शेन हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ली तो शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर इसके ऊपर पॉइंट कर लेता है, पर शेन तो उससे भी फास्ट उसकी ही बंदूक छीनकर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। और बाहर ली के गार्ड्स दरवाजे पर कान लगाकर खड़े होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहीं ली कोई खतरे में तो नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मिस्टर ली ने कहा था कि वो कोई मुसीबत में पड़ेंगे तो ग्लास गिराएंगे ताकि हमें साइन मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शेन ली के मुंह में टाई घुसाता है ताकि वो बिल्कुल भी आवाज न कर पाए। इसके बावजूद भी ली यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है कि ताकि वो ग्लास नीचे गिरा सके, पर शेन इसे ये भी करने नहीं देता। और शेन कहता है कि मैं कभी भी किसी के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उतने में ही यहाँ पर चीफ के साथ सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं अंदर और चीफ शेन को ली को छोड़ने के लिए कह रहा होता है, पर शेन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं तभी यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि शेन ली के सहारे यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके ऊपर बंदूक पॉइंट करके रखा होता है ताकि ये लोग कुछ न कर पाए। ली को अपने साथ ही कार में बिठा लेता है और आगे जाके ली को यहीं पर गिरा देता है और आगे चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। दूसरी तरफ शेन का फ्रेंड वेलन उससे पूछ रहा होता है, तुम तो ली से मिलने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ आखिर? शेन बताता है कि उन लोगों का प्लान मुझे मारने का था, अगर मैं कोई नॉर्मल इंसान होता तो आज कब का मर चुका होता। इतने में वेलन पूछता है कि क्या तुमने ली को मार दिया? शेन कहता है कि किसी को मारना मेरी आदत नहीं है। वेलन भी इस पर एग्री करता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और फिर अपने चीफ से कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। जिसके बाद चीफ कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है, फिर आखिर वो जिंदा कैसे है? तो ली कहता है कि चीफ मैंने सच में उसे मार दिया था, पर मुझे नहीं पता कि वो आखिर जिंदा कैसे बच निकला। तो चीफ कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम उसे अकेले मिलने के लिए क्यों गए थे? ली कहता है कि मुझे लग रहा था कि उसके जिंदा होने के पीछे कोई मिस्टीरियस रीजन है, इसीलिए मैं उससे अकेले में मिलने के लिए गया था। उससे अकेले में मिलकर मैं उससे कुछ पता करवाना चाहता था। ये सुनकर तो चीफ ली पर चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम इस काम से दूर रहोगे और ये काम मैं किसी और को दे दूंगा। पर ली चीफ को मनाने लगता है कि आप प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, पर चीफ इसकी कोई भी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम हमारे आदमियों को कह दो कि वो शेन पर नजर रखे। फिर हम यहाँ शेन को देखते हैं जो वेलन के साथ होता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मिलान के घर पर चलो, पर वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मिलान ने मना कर दिया है कि हम उसके घर पे उसे थैंक यू कहने के लिए ना जाए, क्योंकि उसकी मॉम को पता लग गया तो वो उसे मारेगी। तो शेन कहता है कि मिलान ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसे मिलने के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर मिलान के घर पर होता है और उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मिलान तो यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है और बीमार हो चुकी है। मिलान को कुछ आवाजें आ रही होती हैं। मिलान की मॉम शेन से कहती है कि मेरे हस्बैंड तो घर पर नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शेन कहता है कि मैं यहाँ पर आपके हस्बैंड से नहीं बल्कि आपकी बेटी मिलान से मिलने के लिए आया हूँ और ये सारे गिफ्ट्स मैं उसी के लिए लेकर आया हूँ। ये देखकर मॉम झूठ कह देती है कि मिलान तो घर पर नहीं है और वो अपने डैड से मिलने के लिए गई है। और हम देखते हैं कि मिलान तो अपने रूम में होती है और उसे ये सारी बातें सुनाई दे रही होती है। इसके बाद मिलान की मॉम कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद शेन यहाँ से जाने लगता है, पर उसे शक हो रहा होता है कि मिलान घर पर ही है।
तभी यहाँ पर मिलान शन के पास आने की कोशिश कर रही होती है, पर वो इतनी बीमार हो चुकी होती है कि अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर शन को भी मिलान के गिरने की आवाज आती है और शन तुरंत ही उसके रूम की तरफ भागने लगता है। जैसे मिलान की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उसके घर में ऐसे कैसे घुस सकता है किसी भी रूम में, पर शन उनकी एक भी नहीं सुनता और शन अपने फ्रेंड के साथ मिलान के रूम में आ जाता है। वेलान देखता है कि शन को बहुत ही ज्यादा बुखार है। शन उसे फौरन से एक कंबल में लपेटता है, जल्दी से उसे उठा लेता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। मिलान की मॉम शन को रोकने लगती है कि वो उसे ऐसे नहीं ले जा सकता है, पर शन उनकी एक नहीं मानता और मिलान को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। फिर मिलान की मॉम अपने मेड पर चिल्लाने लगती है कि मिलान की ऐसी हालत कैसे हुई, तो मेड कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि मिलान को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाए। मिलान की मॉम अपने मेड को धमकी देती है कि इस बारे में किसी को कुछ बताना मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर जैसे ही वो सीढ़ियों से जा रही होती है, उनका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मेड भी पीछे पीछे आकर उन्हें नीचे पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब मिलान को होश आता है तो ये शन से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो शैनी से बताता है कि तुम हॉस्पिटल में हो। मिलान शैन से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी हेल्थ अब ठीक हुई या नहीं, तो ये इसका हाथ अपने फेस पर टच करवाता है। मिलान इसके फेस को टच करने के बाद कहती है कि हाँ अब तुम ठीक हो गए हो। मिलान इसे इस बारे में बताती है कि तुमने मुझे जो पॉट दिया था वो मुझसे टूट गया है, तो शैन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से दे दूंगा। मिलान कहती है कि तुमने मुझे फिर से दे दिया तो मेरी मॉम तोड़ देगी, उन्हें पसंद नहीं है। फिर शैन मिलान से पूछता है कि आखिर तुम्हारे बाल किसने काटे, क्या तुम्हारी मॉम ने काटे? मिलान कहती है कि नहीं, ये मैंने खुद ने काटे हैं। मिलान कहती है कि जब भी मेरी मॉम मुझे मारती है तो वो मेरे बालों को ही पकड़ती है, तो इसीलिए जब मेरे बाल ही नहीं रहेंगे तो मेरी मॉम मेरे बालों को पकड़ ही नहीं सकती। तो शैन मिलान से कहता है कि फिर थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे बाल इवेंचुअली ग्रो हो जाएंगे। मिलान कहती है कि मैं दोबारा से कट कर दूंगी। फिर शैन मिलान के हाथ में कोई प्रॉमिस वाली सील देता है और कहता है कि जब मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा किसी की हेल्प की जरूरत थी तो तुमने मेरी हेल्प की, और अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और फिर वो मिलान से ये भी पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तो मिलान कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर जब हॉस्पिटल से शन निकल रहा होता है तब भी वो लोगों का खून देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसे खून पीने का मन कर रहा होता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ली से मिलने आई होती है। ली बताता है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है, तो जिया उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगी। इस हम देखते हैं कि शन फिर से मिलान से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है। मिलान तुरंत ही उसे पहचान लेती है, तो शन कहता है कि तुम हमेशा मुझे कैसे पहचान लेती हो। मिलान कहती है कि मैं तुम्हारी खुशबू को अच्छे से पहचानती हूँ, और ये इसके लिए फ्लावर भी लेकर आता है। और फिर इस तरीके से रोज शन हॉस्पिटल आकर मिलान की केयर करने लगता है और उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। एंड कभी उसे म्यूजिक और कभी स्टोरी वगैरह सुनाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट उसे शन के बारे में बताने लगता है कि शन एक बार मिलान के घर गया था और वो मिलान को उठाकर उसे हॉस्पिटल भी लेके गया। लिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर शन और मिलान के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम इस बारे में पता करो कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने अपने एक आदमी को शन के घर में एक सर्वेंट बनाकर भेज दिया है और बाहर हमारे गार्ड्स को वो डिटेल्स दे रहा है। ये सुनकर ली कहता है कि हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया है। असिस्टेंट थैंक यू कहता है ली को। इतने में ही हम देखते हैं कि जिया ली से मिलने के लिए आ जाती है। तो ली कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से क्यों आई हो मिस जिया। जिया कहती है कि तुम्हें एप्पल पसंद नहीं आए थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऑरेंजेस लेकर आई हूँ, ये लो खा लो। तो ली कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। तो जिया ली से कहती है कि जब हम छोटे थे तो तब मैं तुम्हें कुछ भी देती थी तो तुम खाते थे, और अब तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो जब से तुमने ये जॉब ज्वाइन की है। ये सुनने के बाद वो चुपचाप से खा लेता है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को इशारा करके बताता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, जिसके बाद उसका असिस्टेंट बहाने से उसे बाहर लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि ली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, उसका असिस्टेंट उसे अपने घर लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में शन किसी टेम्पल गया होता है, वहाँ पर वो एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है जो कि इंसान में बदल जाता है, और वो आदमी शन से कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिर तुम्हें आने में इतना लेट कैसे हो गया। तो शन कहता है कि लगता है आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, फिर तो आप ये भी जानते होगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर ये आदमी शन को बताने लगता है कि तुम तो जरूर किसी को ढूंढ रहे हो और इतने सालों से तुम उसी की ही तलाश में हो, लेकिन वो अभी तक तुम्हें मिला नहीं है। फिर शन तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इंसान है कौन जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। ये आदमी शन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनने के बाद शन उस आदमी को बताता है कि मैं एक्चुअली मेरे भाई को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम वही चीन है। फिर ये आदमी शन से इस बारे में पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया आखिर।
फिर शेन बताता है कि मुझे पता है ये सब मेरी आंटी ने किया है मेरे साथ। तो वो आदमी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था ये सब उसी ने किया होगा तुम्हारे साथ, और कहता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, बस तुम्हें एक स्टोन की जरूरत है। शेन कहता है कि आपने मुझे जिस स्टोन के बारे में बताया अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये आदमी कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। फिर ये शेन को कुछ पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद शेन कोई इलिवेशन में चला जाता है और वहाँ पर उसे अपनी आंटी दिखने लगती है। ये अपनी आंटी से पूछने लगता है कि आप और विचेन कहाँ चले गए, मैं इतने सालों से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इतने में उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है और वही आदमी उसके सामने आ जाता है। और जब शेन को होश आ जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी वहाँ पर है ही नहीं, और शेन देखता है कि वहाँ पर बस वो कौवा ही है। और उस आदमी ने शेन के लिए एक लेटर भी छोड़ा होता है। वो उसे कहता है कि तुम इस कौवे को अपने साथ लेकर चले जाओ, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। जिसके बाद शेन उस कौवे को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में शेन अपने एम्प्लॉय को न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल डालने के लिए कहता है। एक आदमी को किसी जानवर ने मार दिया और उसकी बॉडी अभी भी चेकअप के लिए पड़ी है और उसकी फैमिली ऑटोप्सी के लिए कह रही है। ये सब कहकर शेन यहाँ से जाने लगता है और फिर सोचता है कि अगर इन सब के पीछे उसका भाई होगा तो वो जरूर इस न्यूज को देखने के बाद आएगा। हम देखते हैं कि इस न्यूज को देखने के बाद कोई आदमी बॉडी के पास आया होता है। जैसे ही देखता है कि यहाँ पर बॉडी नहीं बल्कि शेन है, ये देखकर तुरंत ही वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। तो शेन इसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि उस आदमी ने मास्क पहना हुआ होता है। शेन उस आदमी को पकड़ लेता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। पर हम देखते हैं कि वो आदमी शेन को ही मारकर फेंकने लगता है। शेन जैसे उठकर आता है तो वो आदमी भागकर चला जाता है। शेन उस आदमी को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तो हम देखते हैं कि शेन अपने फ्रेंड वेलान को यहाँ पर देखकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वेलान बताता है कि मैं तो यहाँ पर बॉडी की ऑटोप्सी करने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शेन उसे बताता है कि मैंने उसे आज देखा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हें 3 सालों से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इतना गुस्से में आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। वेलान कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि सच में वो वही था। तो शेन बताने लगता है कि हाँ मैं पूरा श्योर हूँ वो वही था। वेलान कहता है कि तुमने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी है, आखिर कब तक तुम बदला लेने के बारे में ही सोचते रहोगे, और देखो वैसे भी तुम उसे मार नहीं सकते। तो शेन वेलान को गुस्से में देखते हुए कहता है कि मैं उसे मार नहीं सकता। इस तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं उसे मार नहीं सकता। असल में तो मैंने उसे जानबूझकर जाने दिया क्योंकि वो मुझसे छोटा है और शायद वो ये भूल गया कि मैंने उसकी जान बचाई है और मैं ही उसकी इकलौती फैमिली हूँ। तो वेलान कहने लगता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भाई जिंदा है तो तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो वापस जरूर आएगा। फिर हम देखते हैं कि शेन अपने घर में एक जगह पर आया होता है जहाँ पर आकर वो प्रे करने लगता है। प्रे करने के बाद वो पीछे एक टेबल पर लकड़ी की स्टैचू को उठाता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वेलान के भाई को आग के बीचों बीच बांध कर रखा होता है और वो अपने भाई से मदद के लिए मांगता है शेन से। शेन अपनी ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसने किसी को हर्ट नहीं किया है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम चाहते हो कि वो किसी को हर्ट करे और तब मैं उसे सजा दूं। ग्रैंड माँ अपने आदमियों को हुक्म देती है कि वो शेन को भी पकड़ ले। शेन जैसे तैसे करके उन आदमियों के हाथों से निकलता है, फिर अपने भाई को लेकर कहीं छुपने के लिए आ जाता है। उसी वक्त शेन के ऊपर कुछ गिर जाता है, जिसके बाद शेन नीचे गिर जाता है। उसका भाई कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो भाई, क्या तुम ठीक हो। और शेन यही सब कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि 100 सालों से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। इतने में यहाँ पर उसका नया सर्वेंट आ जाता है और शेन को पता लग जाता है उसने भी शेन के असली रूप को देख लिया था और ये जल्दी से जाकर उसके गले को पकड़ लेता है। फिर शेन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से गिरते हुए दरवाजे की तरफ चला जाता है और वो बाहर निकल जाता है। तभी उसे यहाँ पर ली के गार्ड्स मिल जाते हैं। ये सर्वेंट भी वही होता है जिसे ली के असिस्टेंट ने भेजा होता है। फिर ये उन्हें बताता है कि शेन एक मॉन्स्टर है। ये सुनने के बाद ये लोग भी इसे यहाँ से पकड़ कर लेकर चले जाते हैं और वो कौवा भी ये सब कुछ देख रहा होता है। शायद वो कौवा उनका पीछा कर रहा होता है। यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी से ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।